सोचिए, आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने जाते हैं। आपके हाथ में एक प्ले कार्ड है, चेहरे पर कोई नारा लिखा हुआ है और आपको लगता है कि आप हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा हैं। लेकिन उसी वक्त ऊपर लगे कैमरास आपकी तस्वीर ले रहे हैं। एक एआई सिस्टम आपके चेहरे को डिटेक्ट कर रहा है। स्क्रीन पर आपके चेहरे के चारों तरफ एक बॉक्स बनता है। अगर फिर आपका चेहरा पुलिस के डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मैच किया जा रहा है। सवाल है, क्या प्रोटेस्ट में शामिल होना अब सिर्फ सड़क पर मौजूद होना नहीं बल्कि एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाना भी है। दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई सर्वेलेंस की कहानी ने इसी सवाल को नेशनल डिबेट बना दिया है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं एसएम अशरफ और आप देख रहे हैं देश समाचार। जंतर मंतर पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही थी? पुलिस का दावा है कि प्रोटेस्टर्स और प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स की चिंता क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी प्रोटेस्ट में शामिल व्यक्ति के चेहरे को बिना उसकी परमिशन एआई डेटाबेस से मैच किया जा सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जून और जुलाई 2026 में स्टूडेंट्स और यूथ ग्रुप के प्रोटेस्ट चल रहे थे। इन प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस सर्वेलेंस को लेकर सवाल उठने लगे। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक प्रोटेस्ट साइट के पास दिल्ली पुलिस की हाईटेक सर्वेलेंस व्हीकल्स मौजूद थी। इनमें एक था मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल और दूसरा था इक्शाना सर्वेलेंस वैन। इक्शाना में 360 डिग्री सर्वेलेंस के लिए 8 फिक्स कैमरास लगे होने की जानकारी सामने आई है। इस व्हीकल में आने वाली वीडियो फीड्स को एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेस किया जा रहा था। यानी कैमरा सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि भीड़ में कितने लोग हैं, सिस्टम लोगों के फेसेस डिटेक्ट करके उन्हें पुलिस डेटाबेस में मौजूद इमेजेस से कंपेयर कर रहा था। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी एफआरटी किसी व्यक्ति के चेहरे की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करती है, जैसे आंखों के बीच की दूरी, नाक का शेप, चेहरे का स्ट्रक्चर और दूसरी बायोमेट्रिक फीचर्स। इससे एक डिजिटल फेशियल टेम्पलेट तैयार होता है। इसके बाद सिस्टम इस टेम्पलेट को डेटाबेस में मौजूद फोटोग्राफ से कंपेयर करता है। अगर सिमिलैरिटी एक तय थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती है तो सिस्टम एक पोटेंशियल मैच दिखा सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, एआई का मैच अपने आप में ये साबित नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति वही है। कैमरा एंगल, लाइटिंग, इमेज क्वालिटी, फेस मास्क और डेटाबेस की क्वालिटी, इन सब का असर रिजल्ट पर पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस के पुराने आरटीआई जवाबों के मुताबिक उसके सिस्टम में 80% सिमिलैरिटी को पॉजिटिव मैच माना गया था। यानी सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस थ्रेशोल्ड पर, किस डेटाबेस के अगेंस्ट और किस लीगल सेफगार्ड के साथ किया जाता रहा है। अब पुलिस का पक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से कहा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम प्रोटेस्टर्स की जासूसी करने के लिए नहीं किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इसका मकसद था वांटेड क्रिमिनल्स, अब्सकॉन्डर्स और हिस्ट्री शीटर्स को आइडेंटिफाई करना। पुलिस का कहना था कि प्रोटेस्ट जैसे बड़े पब्लिक गैदरिंग में क्रिमिनल एलिमेंट्स घुसकर लॉ एंड ऑर्डर्स प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इंडिया टुडे और दूसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सोर्सेस ने भी कहा कि एफआरएस सिस्टम ऑर्डिनरी प्रोटेस्टर्स के लिए नहीं था। और अब अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने अपने स्टैंड को और स्पष्ट किया। पुलिस ने कहा कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नॉन क्रिमिनल्स या क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोगों की पहचान के लिए किया गया था। पुलिस ने मास सर्विलेंस या
इंडिस्क्रिमिनेट प्रोफाइलिंग के आरोपों से भी इनकार किया है। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी और बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सिर्फ क्रिमिनल्स को पहचानना था तो स्कैन किसका हुआ? यही इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए 5000 लोग प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, कैमरा पूरे क्राउड को देख रहा है। अब सिस्टम को ये पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन क्रिमिनल डेटाबेस में है? पहले फेसेस को डिटेक्ट और प्रोसेस करना होगा, फिर डेटाबेस से कंपैरिजन करना होगा, और अगर मैच नहीं आता तो उस व्यक्ति का डेटा किस स्टेज पर डिलीट होता है, कितनी देर तक रखा जाता है, क्या उसकी इमेज कहीं स्टोर होती है, क्या प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज को एक्सेस मिलता है, और सबसे ज़रूरी, क्या प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों को बताया गया था कि उनका फेस एआई सिस्टम से स्कैन किया जा रहा है? यही वे सवाल हैं जिन पर प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स और प्रैक्टिशनर्स ने गंभीर आपत्ति जताई है। इस विवाद के दौरान एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया। दिल्ली पुलिस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रिपोर्ट्स में बताया गया कि जंतर प्रोटेस्ट के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और डिजिटल एविडेंस के जरिए 2873 ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनके खिलाफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बताए गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 2402 लोगों की पहचान क्राइम रिकॉर्ड्स के जरिए और 471 के डॉसियर रिकॉर्ड्स के जरिए किए जाने की बात सामने आई। लेकिन यहाँ क्रूशियल डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होना और प्रोटेस्ट के दौरान क्राइम करना दो अलग बातें हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई पुराना केस या पुलिस रिकॉर्ड होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि उसने उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में कोई अपराध किया। इंडिया टुडे ने भी इसी सवाल को उठाया कि फेशियल रिकॉग्निशन मैच के बाद इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और क्या वे प्रोटेस्ट वायलेंस में शामिल थे। ये पूरी बात स्पष्ट नहीं है। इसलिए नंबर बड़ा है, लेकिन नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस नंबर का लीगल मीनिंग क्या है। मामला सिर्फ सर्विलेंस वैन तक सीमित होने के आरोपों तक नहीं रहा। कुछ रिपोर्ट्स और पिटिशंस में एआई एनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस और हैंडहेल्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस के इस्तेमाल का भी दावा किया गया। आज तक ने भी ऐसे वीडियोस और रिपोर्ट्स का उल्लेख किया जिनमें पुलिस पर्सनल को स्मार्ट ग्लासेस के साथ देखा गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन में आरोप लगाया गया कि प्रोटेस्ट साइट पर सर्वेलेंस के लिए सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स, मोबाइल कमांड्स और कंट्रोल व्हीकल्स, इक्शाना सर्वेलेंस व्हीकल, स्मार्ट ग्लासेस और फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन जैसे कई टूल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ध्यान रहे, ये पिटीशंस में लगाए गए एलिगेशंस हैं। इन सभी एलिगेशंस पर अंतिम जुडिशियल फाइंडिंग अभी नहीं हुई है। यानी हमें एलिगेशंस और एस्टेब्लिश्ड फैक्ट के बीच फर्क बनाए रखना होगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना है। 2017 के लैंडमार्क पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को आर्टिकल 21 से जोड़ा था और प्रोटेस्ट करना भी डेमोक्रेटिक राइट का हिस्सा है। आर्टिकल 19 के तहत सिटीजन्स को स्पीच और पीसफुल असेंबली के फ्रीडम्स हासिल हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन। तो सवाल यह है, अगर कोई व्यक्ति पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है और उसका फेस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से स्कैन किया जा रहा है, तो क्या इससे उसके राइट्स टू प्राइवेसी पर असर पड़ता है? और क्या इससे लोगों में ऐसा डर पैदा हो सकता है कि अगर मैं प्रोटेस्ट में गया तो गवर्नमेंट मुझे आइडेंटिफाई कर लेगी? लीगल लैंग्वेज में इसे चिलिंग इफेक्ट कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल इसलिए ना करे क्योंकि उसे सर्वेलेंस या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस का डर हो। क्या इंडिया में फेशियल रिकॉग्निशन के लिए अलग कानून है?
ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडियन एक्सप्रेस की लीगल एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में पुलिस द्वारा फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और एआई सर्विलेंस के इस्तेमाल को रेगुलेट करने वाला कोई डेडिकेटेड कॉम्प्रहेंसिव लॉ मौजूद नहीं है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए क्लियर लीगल फ्रेमवर्क कितना मजबूत है? कौन डेटाबेस बनाएगा, कौन एक्सेस करेगा, डेटा कितने समय तक रखा जाएगा, फॉल्स मैच होने पर क्या रेमेडी होगी, क्या सिटीजन्स को नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति गलती से क्रिमिनल डेटाबेस में मैच हो जाए तो उसकी प्राइवेसी और रेपुटेशन की प्रोटेक्शन कैसे होगी? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से सवाल नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के सवाल हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सीपीआईएम राज्यसभा एमपी ए रहीम की पिटीशन में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक सर्विलेंस के इस्तेमाल को चैलेंज किया गया है। पिटीशन में आरोप है कि प्रोटेस्टर्स, जर्नलिस्ट और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बायोमेट्रिक सर्विलेंस की गई और डेटा प्राइवेट कंपनीज तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2026 को इस प्ले को सुनने पर सहमति जताई और इसे पेंडिंग पिटीशंस के साथ टैग किया। यानी अब सवाल कोर्ट के सामने है, पब्लिक प्रोटेस्ट के दौरान स्टेट सर्विलेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या है? इस पूरे विवाद को सिर्फ पुलिस सही है या पुलिस गलत है के रूप में देखना शायद सही नहीं होगा। पुलिस का आर्ग्यूमेंट्स है, पब्लिक गैदरिंग में क्रिमिनल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेसी एक्टिविस्ट का सवाल है, क्या इसके लिए हज़ारों लोगों के फेसेस को रियल टाइम एआई सिस्टम से प्रोसेस करना प्रोपोर्शनेट है? क्या लेस इंट्रूसिव मेथड अवेलेबल थे और क्या एडिक्वेट सेफगार्ड्स मौजूद थे? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने आरटीआई रेस्पॉन्सेस के आधार पर दावा किया है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट रूल्स, रिटेंशन पॉलिसी और प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट से जुड़े गंभीर गैप्स हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि टेक्नोलॉजी टारगेटेड तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोगों की पहचान के लिए इस्तेमाल हुई। इसलिए फाइनल आंसर अब कोर्ट की स्क्रूटिनी से निकलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो जंतर मंतर की कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है, ये उस फ्यूचर की कहानी भी हो सकती है जहां कैमरा देखेगा, एआई पहचानेगा और डाटाबेस फैसला करेगा कि आप कौन हैं। टेक्नोलॉजी अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किसी वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर बिना ट्रांसपेरेंसी, क्लियर रूल्स और अकाउंटेबिलिटी के इस्तेमाल हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए कि स्टेट उसे कब देख रही है, क्यों देख रही है, उसका डेटा कहाँ जा रहा है और उसे कितने समय तक रखा जा रहा है। और शायद इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई नागरिक पीसफुली प्रोटेस्ट करने जाता है तो क्या उसे ये डर होना चाहिए कि उसकी आवाज़ के साथ साथ उसका चेहरा भी गवर्नमेंट डेटाबेस में दर्ज हो रहा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देगी, इसका जवाब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी से तय होगा। मैं हूं एस एम अशरफ और आप देख रहे हैं देश समाचार। धन्यवाद।